नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों अगर बात की जाए, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो राजस्थान की जलवायु दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम राजस्थान की जलवायु। अगर बात करें राजस्थान की जलवायु में तो कुछ चीज़ें हैं जिससे पहले अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले एक शब्द आता है मौसम। अब ये मौसम कैन क्या है, तो ध्यान रखिए मौसम जो है वो एक अल्पकालीन घटनाएं होती है। मौसम जो है एक अल्पकालीन घटनाएं होती है। अल्पकालीन घटना का मतलब होता है 1 व 2 दिन में जो वायुमंडलीय दशाओं में जो परिवर्तन होता है, वायुमंडलीय दशाओं में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है दोस्तों। ये एक या 2 दिन के पीरियड के अंतराल में होता है, लगभग 24 घंटे के अंदर जो चेंजेज आते हैं वो मौसम कहलाता है। फिर अगर बात करें आप नेक्स्ट की, तो ध्यान रखिए एक शब्द है ऋतु। क्या है ऋतु। अब ऋतु कन क्या है या ऋतु के बारे में क्या है, तो ऋतु ध्यान रखियो 3 व 4 माह में 3 व 4 माह के वायुमंडलीय दशाओं का जो औसत होता है, वायुमंडलीय दशाओं का औसत ध्यान रखियो कि औसत, तो वो ऋतु आवे। जी हाँ, बात करा एक ऋतु आवे जी हाँ ग्रीष्म ऋतु। बात करा ग्रीष्म ऋतु की तो ध्यान रखिए लगभग 3 या 4 माह को जो औसत है तो वह गर्मी ही पड़ेगी। बात करा शीत ऋतु की तो 3 या 4 माह के अंतराल में जो वायुमंडल दशाओं को औसत है तो वो क्या पड़ेगी, सर्दी ही पड़ेगी। एक वर्ड और आवे जिनकी पर चर्चा कर रहे हैं जी हाँ जलवायु। अब बात करें जलवायु की तो ध्यान रखिए जलवायु जो शब्द है के बारे में ध्यान रखियो। जलवायु एक दीर्घकालीन घटनाएं होती है, बहुत लंबो पीरियड हुआ है। दीर्घकालीन घटनाएं वो क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। बहुत लंबा पीरियड होता है, 25 या 30 सालों का एक जगह विशेष में अगर वो दीर्घकालीन घटनाएं होती है तो वो पीरियड क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। अब बात करा एक शब्द और आवे मानसून। अब मानसून की अगर बात करें तो ध्यान रखियो मानसून जो है वो एक वर्ष में वायु की दिशा ऋतु के अनुसार, वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसे मानसून कहा जाता है। अगर बात करें मानसून की, सर्वप्रथम ध्यान रखना जो मानसून शब्द सर्वप्रथम दिया था वो लिया था हिप्पोलस ने। किसने दिया था, हिप्पोलस ने। कब दिया था, लगभग प्रथम सदी में। ये बात है लगभग प्रथम सदी में। अब कई बार एक प्रश्न आया करे, ध्यान देखियो, कई बार एक प्रश्न आया कि भारत में सगलों पहली मानसून कटा है। भारत में सबसे सर्वप्रथम जो मानसून आता है वो कहाँ आता है दोस्तों, ध्यान रखिए सर्वप्रथम जो मानसून आता है वो आप ये आता है अंडमान निकोबार में। कटा है अंडमान निकोबार में। गुरुजी बहुत बढ़िया। अगर अंडमान निकोबार में अगर पहली बार आओ तो गुरुजी लास्ट में खट पूछा है तो ध्यान रखना जो अंतिम या अंत में कहाँ पहुँचता है, जैसलमेर पूछे गुरुजी, कट पूछे जैसलमेर में। तो यो ध्यान रखियो। और मानसून संबंधित हमने मौसम के बारे में पढ़ा, ऋतु के बारे में पढ़ा, जलवायु और मानसून, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर अपन आगे बढ़े। जलवायु बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अब अपन जलवायु से संबंधित और चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो देखिए दोस्तों। सबसे पहले अगर बात करें एक शब्द आता है जिसका नाम है कटिबंध। नाम सुने होगा कटिबंध। अब कटिबंध क्या है तो ध्यान रखियो कटिबंध जो है वो है दो अक्षांशों के मध्य, दो अक्षांशों के मध्य, दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है वो कटिबंध कहलाती है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब जैसे अपन बात करें, ये धारा है पृथ्वी। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा 0 डिग्री, जिसको विषुवत रेखा भी बोला जाता है। क्या बोले जा, विषुवत रेखा। इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोला जाता है, मध्य रेखा भी बोला जाता है, भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। एक यहाँ पे एक रेखा और है जिसका नाम है 23.5 डिग्री। किसी गुरु जी, यह है धारे
कर्क रेखा। एक यह रेखा और है 23.5 डिग्री, किसी है मकर रेखा। ठीक है। अब सगड़ों पहले अगर बात कर लें आप, सूर्य जो है, सूर्य जो है इन्हीं रेखाओं के मध्य गति करता है, इन्हीं रेखाओं के मध्य आता है। जैसे साल में 2 बार जो सूर्य आएगा वो आएगा भूमध्य रेखा पर, एक बार आएगा आपके कर्क रेखा पर, एक बार आएगा आपके मकर रेखा पर। अब कद कद आवे तो ध्यान रखियो, सगलों पहली जो आवे थारे बात करा 21 मार्च ने कट पूछे गुरु जी, कट पूछे भूमध्य रेखा पर। फिर 3 महीना बाद में कट सूच गयो 21 जून ने कर्क रेखा पर। फिर 3 महीना बाद में इन आ गयो 23 सितंबर ने कटा वापस भूमध्य रेखा पर आ गयो। और फिर मकर रेखा पर कद आ गयो तो बाकी 3 महीना बाद में 22 दिसंबर ने हटा गयो। फिर 3 महीना बाद में 21 मार्च में। तो वो जो चक्कर चले यो सिर्फ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में चले। तो सूर्य लगभग ऐज गए रहे तो यो क्षेत्र हमेशा गर्म रहे, तो यो क्षेत्र हमेशा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलावे। तो आप एक डायग्राम इन्हें बना लिया जो आप ज्यादा समझ में आ जाएगा, ज्यादा समझ में आ जाएगा। जी हाँ, आ किसी रेखा है 0 डिग्री, आ थारा 23.5 डिग्री और यह भी थारा 23.5 डिग्री। तो सूर्य अठे गति करते रहते, वो क्षेत्र के अलावा हमेशा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अलावा, उष्ण कटिबंधीय ध्यान रखिए। तो भी गुरु जी उष्ण कटिबंधीय। अब एक चीज को और ध्यान रखियो, एक रेखा और है 66.5 डिग्री, एक अठे भी 66.5 डिग्री। यह थारे मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, यह आपके थारे आर्कटिक रेखा और यह थारे अंटार्कटिक रेखा। यो थारे 90 डिग्री को पॉइंट है, इनका दक्षिणी ध्रुव। तो गुरु जी एन दक्षिणी ध्रुव को तो ऊपर लेन उत्तरी ध्रुव। ध्रुव में हमेशा सर्दी रहे, बर्फ जमीडी रहे, ए खातर ये हमेशा शीत क्षेत्र में आता है। अब सूर्य हमेशा इसी रेखा के अंदर रहता है, तो ध्यान रखना 0 डिग्री। तो इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसको कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय, न गर्मी न सर्दी, क्या कहलावे शीतोष्ण कटिबंधीय। वो भी शीतोष्ण कटिबंधीय। ऊपर वाला कहलाता है ये आपके शीत कटिबंधीय, यहाँ पे सूर्य किरणें बहुत ही कम पहुंचती है, ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो इस हिसाब से इसको कटिबंध में बांटा गया है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय को भी 2 भागों में बांटा गया। जैसे उष्ण कटिबंधीय, इसको अगर बात करें तो इसका कुछ क्षेत्र जो जलवायु के हिसाब से इसको बांटा गया। इधर वाला जो शीतोष्ण कटिबंधीय के नीचे वाला क्षेत्र, इसको उपोष्ण कटिबंधीय बोला जाता है। इधर भी इसको उपोष्ण कटिबंधीय आप बोल सकते हो, जहाँ पे क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जहाँ तक लगभग गर्मी का क्षेत्र ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पे उष्ण प्लस शीतोष्ण का जो मिक्स पाया जाता है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है दोस्तों। तो ये हमने अभी कटिबंध के बारे में पढ़ा दोस्तों। फिर अपन आगे बढ़े दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमने कटिबंध के बारे में पढ़ा। अब जो पढ़ेंगे दोस्तों, एक वर्ड आता है ताप और एक वर्ड आता है तापमान। क्या हुआ, देखो ताप की बात करा, जी हाँ राजस्थान की बात करा आप, एक मैप समझ लिया। देखो 8वां एक रेखा जा जंग नाम है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, क्या जा 23.5 डिग्री कर्क रेखा। अब सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ती है तो ये क्षेत्र हमेशा तापमान में ज़्यादा रहेगा। तो बांसवाड़ा में क्या है, सर्वाधिक ताप वाला जिला है, सर्वाधिक ताप वाला जिला। और यहाँ से सबसे जो लंबवत किरणें जो पड़ती है इसमें पड़ती है गंगानगर में। तो गंगानगर जो है न्यूनतम, श्री गंगानगर जो है न्यूनतम तापमान है, यानी कि इसके मुकाबले
तापमान, सर्वाधिक ताप जो रहता है बांसवाड़ा में, और न्यूनतम ताप की बात करें तो गंगानगर में, क्योंकि जो सीधी किरणें पड़ती है वो कहाँ पड़ती है दोस्तों, बांसवाड़ा में पड़ती है। जो तिरछी किरणें पड़ती है वो कहाँ पे पड़ती है, आपके श्री गंगानगर में। एक वर्ड आता है तापमान, एक वर्ड आता है तापमान। तापमान जो होता है वो सूर्य की किरणों का या सूर्य की ऊष्मा का अंकन या पठन होता है दोस्तों, जो लगातार जो पड़ता है। जैसे अपन बात करें मैप के हिसाब से, देखो दोस्तों, यहाँ पे बांसवाड़ा में तो पड़ती है सबसे ज़्यादा ताप, यानी कि ऊष्मा सीधी यहाँ पड़ती है, तो तापमान के हिसाब से ये गर्म रहता है, और गंगानगर थोड़ा कम रहता है। फिर जो अगर वार्षिक तापांतर की बात करें, वार्षिक तापमान के हिसाब से ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपका एक जिला पड़ता है चूरू। चूरू जो तापमान में सर्वाधिक है, यानी कि यहाँ पे तापमान ज़्यादा रहता है, इसलिए चूरू को तापमान की दृष्टि से सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ माना गया है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, एक सबसे गर्म जिले की बात करें तो सबसे गर्म जो जिला है आपके चूरू। अगर सबसे गर्म स्थान की बात करें, सबसे गर्म स्थान की बात करें दोस्तों, तो सबसे गर्म स्थान आपके आता है फलोदी। और सबसे शुष्क स्थान की बात करें वो किसका है, तरफलोदी। सबसे शुष्क जिले की बात करें तो वो आपके जैसलमेर, ध्यान रखिए जैसलमेर। फिर एक बात करा सबसे ठंडे जिले की, तो ध्यान रखना ठंडो जिलों भी थार के है चूरू है, ध्यान रखियो किसो, चूरू। अगर दैनिक तापांतर के हिसाब से बात करें, दैनिक तापांतर में दैनिक तापांतर वाला जिला है वो आपके जैसलमेर, और वार्षिक तापांतर के हिसाब से बात करें तो वो आपके चूरू दोस्तों। कौन सा, चूरू है दोस्तों। ये हमने कुछ तापमान से और ताप से संबंधित बातें की दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब बात करें ऋतुओं की दोस्तों, मेनली अगर ऋतु की बात करें तो मेनली एक आती है आपके ग्रीष्म ऋतु, एक आती है आपके वर्षा ऋतु, और एक आपकी आती है शीत ऋतु। इनका टाइम पीरियड हम देख लीजिएगा थोड़ा सा, जो इम्पोर्टेंट है। ये आपकी आती है मध्य मार्च से जून तक, और ये आपके मध्य जून से लगभग आपके सितंबर तक। नहीं दोस्तों, ये थोड़ा सा इसमें चेंज कर लीजिएगा, ये आपके ग्रीष्म ऋतु है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर लीजिए। ये आपके है ग्रीष्म ऋतु, ये आपके वर्षा ऋतु। मध्य मार्च से जून तक, मध्य सितंबर से ये आपके कौन सा है, ग्रीष्म ऋतु। और एक ये जो बात करें अपने, ये आपके मध्य सितंबर से ये आपके चलता है लगभग फरवरी तक, ये आपकी शीत ऋतु होती है दोस्तों। तो ये इसका एक टाइम पीरियड है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अपने राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु, जैसे एक बात कर सकते हैं, ये वर्षा दिन औसत, औसत वर्षा दिन, औसत वर्षा दिन, और ये आपके औसत वर्षा की मात्रा दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर सबसे पहले बात करें राजस्थान में,
राजस्थान में औसत वर्षा दिन है जो लगभग 29 दिन के आसपास है। कितने? 29 दिन के आसपास। और लगभग 57.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी? लगभग 57.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर बात करें राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो आपके झालावाड़ में लगभग 40 दिन के आसपास वर्षा होती है। कितने? लगभग 40 दिन के आसपास। और लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। कितनी? लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास। इसे राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का चेरापूंजी। सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान की बात करें तो माउंट आबू दोस्तों। कौन सा? माउंट आबू। लगभग 48 दिन के आसपास वर्षा होती है और लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा वाला जिले की बात करें तो जैसलमेर दोस्तों। जैसलमेर में लगभग 5 दिन के आसपास वर्षा होती है और 10 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान की बात करें तो सम दोस्तों, यहाँ पे लगभग 0 दिन वर्षा होती है और 0 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है दोस्तों। तो ये हमने राजस्थान की जलवायु की औसत वर्षा के हिसाब से, औसत वर्षा मात्रा के हिसाब से हमने इसको पढ़ा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो हम राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। अगर बात करें राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण, देखो वर्गीकरण की बात करें दोस्तों तो मुख्यतः इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो भारतीय मौसम विभाग द्वारा और एक आपके व्यक्तिगत वर्गीकरण है। और व्यक्तिगत वर्गीकरण की बात करें तो आपको ध्यान होना चाहिए कोपेन, ट्रिवार्था और एक थ्रानवेट, ये हिसाब से इसका वर्गीकरण किया गया है व्यक्तिगत। अब पहली बात कर लें मौसम के हिसाब। अगर मौसम के हिसाब में बात करें तो देखो थारे एक तो शुष्क जलवायु, एक थारे अर्ध शुष्क जलवायु, फिर है उप आर्द्र जलवायु। भारतीय मौसम के हिसाब में अगर बात करें तो इन 5 भागों में बांटेड है। शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, फिर थारे आर्द्र जलवायु, फिर अति आर्द्र जलवायु। किसी अति आर्द्र जलवायु। वर्षा की मात्रा अगर देख लें तो ध्यान रखिए अठे लगभग 0 से 20 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। यहाँ पे 20 से 40 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। यहाँ पे 40 से, जो अरावली वाला क्षेत्र है, 40 से 60 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। यहाँ पे 60 से 90 सेंटीमीटर के आसपास होती है और यहाँ 90 से 120 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो ये भारतीय मौसम विभाग द्वारा इसको 5 भागों में बांटा गया है। शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र जलवायु और आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु। दोस्तों ये जो है भारतीय मौसम विभाग द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया है। अब जो मूलतः जो प्रश्न आते हैं वो कोपेन से आते हैं, ट्रिवार्था से आते हैं। हालांकि थ्रानवेट से भी प्रश्न आते हैं, लेकिन जो मेन है वो कोपेन और ट्रिवार्था बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अपन व्यक्तिगत दृष्टिकोण के हिसाब से इसको पढ़ लेते हैं, ये जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण के हिसाब से हम इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत दृष्टिकोण के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा कोपेन, फिर ट्रिवार्था और फिर आपके थ्रानवेट, ये थोड़ा देख लीजिएगा। अब कोपेन के हिसाब से बात करें तो इन्होंने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है वो वनस्पति के आधार पर, हालांकि बाद में इन्होंने वर्षा और तापमान को भी इसका आधार माना है, लेकिन इन्होंने वनस्पति के आधार पर। ट्रिवार्था ने जो माना है वो आप माना है वर्षा के आधार पर। किसको? वर्षा के आधार पर। थ्रानवेट ने जो माना है वो वाष्पीकरण, तापमान और वर्षा, इसको जलवायु का आधार माना है दोस्तों। क्या माना है?
इसको जलवायु का आधार माना है। अब कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण के हिसाब से हम देखें तो थोड़ा सा इसका जो क्षेत्र है वो हम देख लेते हैं। इसी प्रकार हम त्रिवार्ता वाला भी देख लेते हैं। और एक आपके थ्रानवेट का वर्गीकरण हम देख लेते हैं दोस्तों। अब बात करें कोपेन का जलवायु का वर्गीकरण, तो ध्यान रखिए दोस्तों, कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण जो किया है वो 4 भागों में किया है। कौन कौन से 4 भागों में? एक किया आपके AW, एक CWG, एक आपके किया है BSHW और एक आपके BWHW। तो ध्यान रखिए ये कौन सा क्षेत्र है। जैसे ये जैसलमेर वाला क्षेत्र है, ये आपके कहलाता है BWHW वाला क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्षेत्र है आपके BWHW। फिर ये जो क्षेत्र है BSHW वाला क्षेत्र, ये जो आपके ये बेल्ट कहलाता है। नीचे वाला जो बेल्ट है दोस्तों ये AW वाला बेल्ट कहलाता है। और ये जो क्षेत्र है इधर वाला CWG, ये CWG वाला क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। इस हिसाब से इसको वनस्पति के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। अगर बात करें वर्षा के आधार पर दोस्तों, तो इन्होंने त्रिवार्ता ने सेम कोपेन की तरह AW को इसी क्षेत्र को माना है। फिर बात करें ये जो क्षेत्र है BWH, ये इस हिसाब से इसको माना है। BSH ये इस हिसाब से इसको माना है। और लास्ट में जो है CWG, CAW ये इस हिसाब से माना गया है। इसका जो क्षेत्र है इन्होंने कौन कौन सा, वही AW, CAW, फिर BSH और BWH, ये इसका इन्होंने वर्गीकरण किया है दोस्तों। थ्रानवेट की बात करें तो इन्होंने जो क्षेत्र विशेष को माना है वही जो माना है वो एक तो माना है CAW, फिर आपके DAW, फिर DBW और EAD। इस हिसाब से इसका वर्गीकरण किया गया है। वही अगर कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण के हिसाब से बात करें तो ये जो सेम है वो CAW इस हिसाब से इसको माना गया है। इधर वाला चित्र जो है ऊपर वाला कौन सा, ये जो चित्र अपने BSHW किया था, इन्होंने जो माना था ये माना है आपके DBW, DB या TB हनुमानगढ़ के आसपास का क्षेत्र जो है ये इधर माना वाला है। जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र जो है वो EAD, जो हमने BWHW जो कोपेन के हिसाब से इसको माना, और शेष जो राजस्थान बचा है वो आपके DAW में माना गया है। कौन सा? DAW में माना गया है। इसका हम सिंपल से फॉर्मेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको इस हिसाब से भी तैयार कर सकते हैं। जैसे अपने बात करें यहाँ पे कोपेन, फिर अपन त्रिवार्ता, फिर हमने थ्रानवेट या थार्नवेट, इसको इस हिसाब से वर्गीकरण हम कर सकते हैं। जैसे बात करें कोपेन की तो AW, उसके बाद में CWG, फिर ये BSHW, फिर ये BWHW दोस्तों। ठीक है, फिर त्रिवार्ता की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखना ये सेम ही है, AW, CWG के इन्होंने CAW, फिर ये BSH और BWH दोस्तों। थ्रानवेट की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये आपके आ जाता है CAW, फिर DAW, फिर DBW, लास्ट जो आपके बचता है EAD। इस हिसाब से इसका वर्गीकरण किया गया है दोस्तों। तो ये जो प्रश्न है ये जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों इस हिसाब से। अब प्रश्न कैसे आते हैं, ये पूछ लिया जाता है कि इसमें ये पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा वर्गीकरण माना गया है। तो आप लोगों को अगर ध्यान में हो तो यहाँ पे कौन सा आएगा, BWG आएगा दोस्तों। कौन सा आएगा, BWG आएगा। यहाँ का पूछ ले दोस्तों तो BSH, और यहाँ का पूछ ले तो CAW, और यहाँ का पूछ ले तो AW। इस हिसाब से ये वर्गीकरण को बांटा गया है दोस्तों। आज हम राजस्थान की जलवायु का पूरी जलवायु हमने पढ़ ली दोस्तों। कल हम एक नए टॉपिक के सामने आप लोगों के सामने लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे आत्मविश्वास मेरा बढ़ता रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय भीम, जय भारत, थैंक यू।